हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। आज अपना टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, मतलब है कोणीय संवेग का संरक्षण। हिंदी में बात करें तो कोणीय संवेग संरक्षण। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक, मिस मत कीजिएगा, ना ही स्किप कीजिएगा। बेटा ऐसे ऐसे कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ना केवल 11th क्लास में बल्कि आगे कम्पिटिटिव लेवल में भी बहुत अच्छा स्कोप रखते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं भाई, हमने सबसे पहले इससे पहले वाले जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें हम ये पढ़ चुके थे कि जो एंगुलर मोमेंटम है और टॉर्क जो है उसमें रिलेशन क्या होता है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था भाई, और वो रिलेशन था कि टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। ये पढ़ा था, यही पढ़ा था ना, जहाँ पर जो एल है, जहाँ एल को हम बोलते हैं कोणीय संवेग, कोई भी पिंड है उसका कोणीय संवेग। ठीक है, एल कोणीय संवेग है और टी है यहाँ टाइम। इस टाइम के रेस्पेक्ट में एक कोणीय संवेग बदल रहा है और वो किसके इक्वल होता है, टाउ, टॉर्क के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो टॉर्क है टाउ, ये वाला, ये हम ये कह सकते हैं कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के इक्वल होता है, उसके बराबर होता है। ठीक है, ये हमने रिलेशन पढ़ा था। अब इसके बाद की बात करते हैं। क्या बात है अब ये बात है बेटा कि जैसे मान लीजिए कोई दृढ़ पिंड है और वो रोटेशन कर रहा है इस एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और इसके ऊपर जो टाउ लग रहा है ना, जो टॉर्क लग रहा है, जो बलागुण है, वो अगर जीरो है, अगर बलागुण इसके ऊपर कार्यरत जीरो है, तब क्या इफेक्ट होगा भाई? तब इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। सीधी सी बात है भाई। टाउ को मैं अगर जीरो कर दूं, टाउ को क्या कर दें, जीरो, तो डी एल बाई डी टी भी तो जीरो आना चाहिए ना। तो किसी भी राशि का अवकलन अगर जीरो हो तो वो राशि क्या होगी, नियत। सीधी सी बात है, तो वो राशि नियत होती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ यही तो हो रहा है। अब हम ये कह सकते हैं, तो कोणीय संवेग संरक्षण से हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बलागुण कितना हो, शून्य हो, तो उसका कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है, और यही कोणीय संवेग का संरक्षण है। तो क्या हुआ भाई कोणीय संवेग संरक्षण? कोणीय संवेग संरक्षण कहता है कि यदि किसी वस्तु पर कार्यरत, यदि किसी वस्तु या किसी पिंड पर कार्यरत बलागुण का मान शून्य हो, बलागुण शून्य हो, तब उसका कोणीय संवेग, तब उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक, यदि कोई वस्तु है
और उस वस्तु पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान कितना है, 0 है, तो उसका कोणीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। और यही मोमेंटम ऑफ यही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, यही कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वाला कोणीय संवेग, कौन से वाला, पहले वाला कोणीय संवेग, जिसको प्रारंभिक बोलेंगे, समझे, बिल्कुल ही मतलब प्रारंभिक। ठीक है, थोड़े बहुत चलो टर्म्स काम में ले लेते हैं। प्रारंभिक कोणीय संवेग यदि अंतिम कोणीय संवेग के समान है तो इस पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 होगा। मतलब कोणीय संवेग में परिवर्तन 0 आएगा। मैं ये मान लेता हूँ पहले वाला कोणीय संवेग I1 ओमेगा 1 है, ऐसे तो लिखते हैं भाई। L = I ओमेगा, सूत्र पढ़ा होगा आपने। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, अंतिम कोणीय संवेग मतलब I2 ओमेगा 2 के इक्वल होगी। हम ये भी कह सकते हैं भाई, कोणीय संवेग संरक्षण से हम ये भी कह सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 की वैल्यू I2 ओमेगा 2 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था अपना एंगुलर मोमेंटम का। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो लगाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको एक शॉर्ट में बता चुका हूँ, एग्जाम्पल्स हैं कुछ। ठीक है, और वो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कोई व्यक्ति है और वो अपने हाथों को फैला के घूम रहा है। पहले मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और ये घूम रहा है, इसने अपने हाथ ऐसे लगा रखे हैं एक बार तो, और एक बार ऐसे फैला रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ तो R की वैल्यू कम होगी, यहाँ R की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। कौन ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, ये वाला या ये वाला। ऐसे घूम रहे हैं दोनों, ये भी ऐसे घूम रहा है। किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो भाई जब ये हाथ फैला के घूमेगा ना तो R की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका कोणीय संवेग ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका कोणीय संवेग ज़्यादा होगा, उसका कोणीय संवेग कम होगा। चलो ओमेगा, ये ओमेगा 1 वेग से और ये ओमेगा 2 वेग से घूम रहा है। ठीक है, और R की वैल्यू यहाँ कम यहाँ ज़्यादा है। तो इन दोनों उदाहरणों को ऐसे समझा जा सकता है। चलो और दूसरे तरीके से मानते हैं। इसका जड़त्वाघूर्ण I1 है, इसका जड़त्वाघूर्ण I2 है। कौन ज़्यादा फास्ट घूमना चाहिए, हमें वो निकालना है, कौन ज़्यादा फास्ट घूमेगा। तो भाई यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जिसका I1 ज़्यादा होगा उसका ओमेगा 1 कम होगा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ये कह सकते हैं ओमेगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अगर जड़त्वाघूर्ण बढ़ेगा, और जड़त्वाघूर्ण कब बढ़ेगा, जब वही वो हाथ फैला के घूम रहा होगा, R की वैल्यू ज़्यादा होगी। I इज इक्वल टू ऐसे ही तो लिखते हैं mR²। अगर R की वैल्यू ग्रेटर है तो जड़त्वाघूर्ण भी क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा, ग्रेटर ही होगा। तो I की वैल्यू जब बढ़ती है तो ओमेगा की वैल्यू घटती है, ये सभी जानते हैं। मतलब एंगुलर वेलोसिटी उसकी घट जाएगी। इसका जड़त्वाघूर्ण I ज़्यादा होगा, इसलिए धीमे धीमे फिरेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथों को सिकोड़ लेगा, I की वैल्यू घट जाएगी, I की वैल्यू कम हो जाएगी, और वो उसका एंगुलर वेलोसिटी, उसका जो कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा फास्ट घूमने लगेगा।
तो ऐसे कुछ उदाहरण है भाई, उन उदाहरणों से हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझ सकते हैं। वही एक जिम्नास्टिक भी होता है। कोई जिम्नास्टिक मान लीजिए कहीं से कूद रहा है, ठीक है, वाटर में कूदता है, पानी में कूदता है कोई जिम्नास्टिक, तो वो करता क्या है भाई, पहले तो वो ऐसे कूदता है, मान लीजिए नॉर्मली इस तरीके से कूद रहा है, मान लीजिए कहीं ये पानी है इसमें, और एक वो ऐसे अपने हाथ पैरों को सिकोड़े ले गिरते टाइम इस तरीके से, अगर वो सिकुड़ जाता है पूरा, अपने आप को फोल्ड कर लेता है, तो वो ज़्यादा वेग से कूदेगा, वो पानी में ज़्यादा वेग से जाएगा, ज़्यादा गहरा गोता लगा सकेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आर की वैल्यू कम हो जाएगी और ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओमेगा और बी में रेखीय वेग और कोणीय वेग में एक संबंध होता है, बी इज इक्वल टू ओमेगा आर। अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका रेखीय वेग भी बढ़ेगा, वो अधिक रेखीय वेग से क्या करेगा, इसमें गोता लगा पाएगा पानी में, और जब अधिक वेग से जाएगा तो भाई अधिक वेग से उसमें वो मतलब ज़्यादा गहराई तक जा पाएगा। तो ये कुछ उदाहरण हैं बेटा लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, कुछ आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए होंगे, उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे केवल बात करते हैं किनकी, क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं और मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कैसे लगाओगे। तो ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अभी मिस नहीं करना है भाई वीडियो को, वीडियो पे बने रहना है, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, और भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये बेनिफिट मिल सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर जुड़ सकें, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको हर लेवल कराने जा रहा है। फिज़िक्स के अंदर हर तरीके का लेवल कराएंगे, वो चाहे आपका नीट लेवल है, चाहे वो मेंस लेवल है, हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो बेटा जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। देखिए तो अब हम एक क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन ऐसे है कि कोई सिस्टम है, ठीक है, और ये 30 सेंटीमीटर कितनी त्रिज्या, 30 सेंटीमीटर, इतनी त्रिज्या के एक क्षैतिज घेरे में घूम रहा है। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, 30 है। ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान मान लेता हूँ मैं m है। ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है वो m है, और इसका जो वेग है ना, इसके घूमने का रेखीय वेग दे रखा है, इसका रेखीय वेग दे रखा है 2.5 RPS, ऐसे दिया है। अब RPS मतलब रोटेशन पर सेकंड होता है, प्रति सेकंड चक्कर, ऐसे है रोटेशन पर सेकंड, ठीक है। रोटेशन पर सेकंड मतलब चक्कर प्रति सेकंड, ऐसे दे रखा है V1।
अब वो आगे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है भाई, ये सारा सब कुछ दे रखा है पहले उसने, फिर वो ये कह रहा है कि ये बात बताइए कि क्या बात बताइए भाई, कि अगर इसकी त्रिज्या हम 30 से और 10 कर दें, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ओहो ये तो वही साइज का बन गया भाई। कोई बात नहीं, मान लीजिएगा इसकी जो त्रिज्या है दूसरी कंडीशन में, अगर वो हम घटाकर 10 सेंटीमीटर कर दें, ठीक है, द्रव्यमान तो वही है भाई, द्रव्यमान तो उतना ही है। तो अब वो ये कह रहा है कि इसके लिए वेग कितना होगा, रेखीय वेग का मान कितना होगा वो बताइए। तो भाई ऐसा सब कुछ दे रखा है। अब वो ये कह रहा है हमसे कि वेग निकालिए दूसरी अवस्था में, अगर हम उसकी त्रिज्या घटा दें, त्रिज्या घटाएंगे तो भाई वेग तो बढ़ेगा। देखते हैं कितना बढ़ता है, कितना बढ़ता है भाई 10 सेंटीमीटर घटाने पर। तो यहाँ हम एक बात कर सकते हैं कि यहाँ कोई बाहर से बलागुण कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, केवल वो त्रिज्या को कम कर रहा है। बलागुण उतना ही लग रहा है जितना इस पे घूमने के लिए लग रहा है ना, उतना ही इस पर लग रहा है। तो बलागुण में कोई किसी तरीके का परिवर्तन नहीं है। बलागुण क्या है, 0 होना चाहिए। कहीं बाहर से क्वेश्चन में दे रखा है भाई, कहीं इस पर कोई बाहर से बलागुण कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ हम कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत लगा देते हैं। तो यहाँ लगा रहा हूँ मैं कोणीय संवेग संरक्षण से, इसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा भाई, ठीक है। तो कैसे संरक्षित रहेगा भाई, पहले वाला जो कोणीय संवेग है वो बाद वाले कोणीय संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। ओमेगा क्या लिखते हैं भाई, ओमेगा का सूत्र होता है कोणीय वेग, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ये लिखा जाता है, ओमेगा लिखा जाता है 2 पाई एन। और ये वेग दे रखा है एक तरीके का रेखीय वेग है, ये रेखीय आवृत्ति है भाई। एन की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं हम, ये क्या हो गई, रेखीय वेग इतना है तो रेखीय आवृत्ति, ठीक है। ये क्या हो गई, ये रेखीय आवृत्ति हो गई। क्लियर है। तो ये रेखीय आवृत्ति हो गई। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन लिख सकते हैं। क्या बनेगा, I1 की जगह लिख सकता हूँ मैं mR1 स्क्वायर, और ओमेगा 1 लिखा 2 पाई N1, लेकिन यहाँ B से लिखा है ना, इसको N1 लिख देता हूँ। चलो, एक तरीके की आवृत्ति ही हो गई है उसकी। फिर यहाँ mR2 स्क्वायर 2 पाई N2 हमें निकालना है, M2 M कट जाएगा, 2 पाई टू 2 पाई 2 कैंसिल। तो N2 क्या बनेगा भाई, N2 बनेगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना हम। क्यों भाई, इधर लेकिन N1 और है इंटू N1। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे भाई, R1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, R1 30 है, R2 है 10। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना,
R1 स्क्वायर है तो 30 इंटू 30 और ये 10 इंटू 10 और N1 कितना भाई 2.5। क्लियर है? ये लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए अपना भाई N2 इज इक्वल टू 22.5 और रोटेशन पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे आप 22.5 आना चाहिए और क्या आ जाएगा RPS में आ जाएगा, वही रोटेशन पर सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो शेयर कर दीजिए भाई, शेयर करने में क्या जा रहा है आप लोगों का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और है, और वो कैसे है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या गजब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये कैसे है, ये है यदि पृथ्वी के आयतन को, यदि पृथ्वी का आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/64 गुना हो जाए तब बताइए कि दिन का अंतराल कितने घंटे का हो जाएगा। मतलब एक दिन में कितने घंटे होंगे फिर। ठीक है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या मस्त क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी का जो आयतन है ना, उसका द्रव्यमान वही रहना चाहिए, द्रव्यमान नियत रहना चाहिए। मतलब द्रव्यमान नहीं बदलना चाहिए भाई, द्रव्यमान नहीं बदलना चाहिए और बिना द्रव्यमान बदले उसका जो दिन का अंतराल है वो कितने घंटे का हो जाएगा। 24 घंटे का होता है वैसे, ठीक है, पहले तो 24 घंटे का होता है। लगाइए दिमाग, क्या होना चाहिए। पॉज कर दीजिए वीडियो को, पॉज करने के बाद थोड़ी देर दिमाग लगाइए, सेल्फ से कीजिए कि भाई जो अंतराल है वो कितना होना चाहिए, फिर हम तो बताएंगे ही। तो देखिएगा और कितना आनंद आने वाला है आपको इस कंसेप्ट में। तो भाई जो वॉल्यूम है, मैं ये मान लेता हूँ पहले वाला जो आयतन है ना पृथ्वी का, वो दे रखा है B इज इक्वल टू 4/3 पाई r3। गोलाई तो है पृथ्वी, तो गोले का आयतन है भाई। ये पहले वाली कंडीशन दे रखी है। और पृथ्वी की त्रिज्या वो है r, उसका आयतन है B। और बाद में वो कह रहा है कि आयतन उसका बदल जाता है, तो बदला हुआ आयतन B' मान लूँ और त्रिज्या मान लूँ R'। ठीक है, दोनों चीज़ें बदल गई। तो भाई ये जो आयतन है वो कितना होगा, 4/3 पाई r3। और बाद वाला आयतन B', यहाँ लिख देता हूँ, त्रिज्या
कम करने के बाद त्रिज्या कम करने के बाद पृथ्वी का जो आयतन होगा बी डैश वो होगा 1/64 इंटू बी का मान रख दो। कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हमें बी डैश की वैल्यू रखेंगे भाई नए आयतन से 4/3 पाई आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 1/64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको बेटा लोग जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आर डैश आना चाहिए r/4। आर डैश कितना आना चाहिए? r/4। देखो कैसे सॉल्व होगा, इधर देख लीजिए। इससे 16 टाइम ये गया, सिक्सटीन टाइम तो ये गया। अरे इसको क्यों काटा? इससे ये और इससे ये, तो 1/64 बचेगा भाई। आर डैश क्यूब भी आ जाएगा 1/64 आर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा r/4। रूट क्यूब करना पड़ेगा तो r/4 आ जाएगा आर डैश। क्लियर है? अब कोणीय संवेग संरक्षण लगा दीजिए बस, और क्या है, हो गया। कोणीय संवेग संरक्षण से I1 ω1 इज इक्वल टू होना चाहिए I2 ω2। ठीक है, यहाँ I1 की जगह I1 रहेगा। चलो ऐसे लिख देता हूँ mR1²। ठीक है, ये बनेगा 2π/t। पहले वाला आवर्तकाल T1 से मान लेता हूँ, दूसरा वाला T2 से मान लेता हूँ। I2 बनेगा mR2² इंटू 2π/T2। क्लियर? m m कैंसिल, 2π कैंसिल। ठीक है, ये आ जाएगा R1²/T1 इज इक्वल टू R2²/T2। कंपेयर करते हैं भाई, T2 निकालेंगे। कंपेयर क्यों करें? कंपेयर नहीं करना, T2 निकालना है। या ये इधर आ जाएगा तो ये बनेगा R2²/R1² इंटू T1। ठीक है, R2² क्या है? यहाँ तो हमने ये R² R और R डैश में चल रही है कहानी भाई, हमने यहाँ 2 लगा दिया। ये R डैश² होगा, समझे? R2 की जगह R डैश² और R1 की जगह R² ऐसे चलेगा। इसको देखो बिल्कुल फाइनली यहाँ लिख देता हूँ, ये होगा R डैश² R² इंटू T1। अब R डैश² कितना है? R डैश तो है R/4, तो ये बनेगा R/4 का होल स्क्वायर अपॉन R² इंटू T1 कितना है? 24।
तो ये आ जाएगा भैया आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/16 इंटू 24, 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 3/2 आएगा, मतलब 1.5 डे। आ 1.5 आवर इतना होगा डे क्यों। तो जो 24 घंटे का दिन है ना, वो 24 घंटे का दिन घट के कितने घंटे का रह जाएगा, 1.5 आवर का रह जाएगा। क्लियर है। तो आयतन से पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे बस, और ये अपना निकल के आ जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग संरक्षण समझ में आया होगा। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन स्टूडेंट्स ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बेटा लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग मोशन में हम इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, केवल फिजिक्स एंड नेचर में मिलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रोलिंग मोशन है, और रोलिंग मोशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने आप में, जैसे ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था। ठीक है, रोलिंग मोशन होता है लोटनिक गति। पूरी लोटनिक गति को आपको एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक देखते रहिएगा हमारे चैनल फिजिक्स एंड नेचर को, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फिजिक्स एंड नेचर।